अमीर बने। अध्याय 2। जीवन का कार्यकलाप करने में पुस्तकों की शक्ति। जो भी व्यक्ति पढ़ना चाहता है उसे अपना जीवन विस्तार करने, अपनी जीवन शैली की कई तरीकों को बहुगुणीय करने और अपने जीवन को पूर्ण, महत्वपूर्ण व रोचक बनाने की शक्ति होती है। आल्स हक्सले। यदि पाठ्य पुस्तक लिखने वाला कोई भी समाज वैज्ञानिक तबाही के लिए अभिशप्त परिवार खोजना चाहता है तो उसे सोनिया कार्सन और उसके दो छोटे बेटों कर्सिक और बेन से बेहतर केस स्टडी नहीं मिल सकती। आंकड़ों के लिहाज में कहा जाता है कि उन लड़कों ने हाई स्कूल की परीक्षा में बैठने की बजाय जेल जाने की संभावना ज़्यादा थी। सोनिया का बचपन अपने अनाथाश्रम से दूसरे अनाथाश्रम में आते जाते हुए बीता था। वह शायद ही कभी स्कूल गई थी और 13 साल की उम्र में ही उसने एक अंधेड़ आदमी से शादी कर ली। शादी के वक्त उसे पता नहीं था कि आदमी पहले से ही विवाहित है और उसे 5 बच्चे भी हैं। जब सोनिया ने अपने दूसरे बेटे को जन्म दिया उससे कुछ ही समय बाद उसका पति उसे छोड़कर चला गया। इस हादसे में सोनिया इतनी हताश हो गई कि उसे अस्पताल में आत्महत्या निवारण वार्ड में भर्ती करना पड़ा। वे लोग बहुत ही गरीब थे और बाल्टीमोर में बहुत ही घटिया इलाके में एक जर्ज सार्वजनिक रहवासी इमारत में रहते थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे सोनिया और उसके बच्चे अपराध, नशीले पदार्थ और निराशा का जीवन बिताने के लिए अभिशप्त हैं। झुग्गी में पढ़कर अमीर बनना। लेकिन औपचारिक शिक्षा की कमी के बावजूद सोनिया ने संकल्प किया और अपने बच्चे का जीवन सफल होंगे। शुरुआत में उसने उनके लिए यह नियम बनाया कि सप्ताह में केवल 2 टीवी कार्यक्रम देखेंगे, बाकी खाली समय में वे पुस्तक पढ़ेंगे। सोनिया ने इस बात पर जोर दिया कि बच्चे पुस्तक पढ़कर हर सप्ताह अपने सामने सार पेश करेंगे। उसे पढ़ना नहीं आता था, इसलिए उसने बच्चों को सार जोर से पढ़वाती थी। उसने अपने बेटों से कहा कि वे उसकी पुस्तक प्रिय बुक ऑफ प्रोडर्सर्स पढ़कर सुनाएं और इसकी व्याख्या करें। कुछ समय के बाद बच्चों ने प्रदर्शन स्कूल में इतना अच्छा हो गया कि उन्होंने अपनी माँ को शर्म आने लगी। वे कहने लगे, माँ तुम इतनी अच्छी तरह पढ़ या बोल नहीं सकती। सोनिया जवाब देती थी, मुझे सिखाओ। अगर तुम मुझे नहीं सिखा सकते तो तुम मेरी आलोचना करने का कोई भी हक नहीं है। जब बच्चों ने कॉलेज जाने का वक्त आया तो सोनिया को उनकी फीस की चिंता नहीं करनी पड़ी। दोनों बेटे इतने मेधावी थे कि उन्होंने बड़े विश्वविद्यालयों में कॉलेज को स्कॉलरशिप मिलने लगी। कार्टिस ने मिशिगन यूनिवर्सिटी के स्नातक उपाधि ली और बेन ने येल से। सोनिया का गहरा विश्वास था कि शिक्षा से ही अमेरिकी सपना अच्छी तरह का साकार हो सकता है, इसलिए उसने अपनी बात अमल करने का फैसला किया। जब बच्चे कॉलेज की डिग्री ले रहे थे तो उसने अपने दोबारा पढ़ाई शुरू की और GED की डिग्री ले ली। अपने बेटे की मदद से सोनिया पढ़ने लिखने में निपुण हो गई थी। वह याद करती है कि वे पेपर्स लिखती थी और सुधार करवाती थी। अपनी नई शिक्षा की बदौलत सोनिया मेहनत मजदूरी के काम छोड़कर इंजीनियर डॉक्टरेटर बन गई। लड़कों का पेशेवर कैरियर अच्छी तरह से चल रहा था। कार्टिस इंजीनियर और उसकी पत्नी डॉक्टर, उसका बड़ा भाई बेंजामिन कार्सनर जोन्स हॉपकिंस हॉस्पिटल में PhD एक्ट्रिक न्यूज सर्जरी का डायरेक्टर है और उसे थिंक बिग नामक बेस्ट सेलिंग पुस्तक भी लिखी है। कार्सनर परिवार की कहानी इस बात का प्रमाण है कि लिखित शब्दों में जीवन जीने की शक्ति होती है। यदि कार्सनर परिवार इतनी भारी विपत्तियों और विषय परिस्थितियों के बावजूद पढ़कर अमीर बन सकता है तो जरा सोच कर सामान्य परिवार कितना कुछ कर सकता है। पुस्तक वे हमारे चेहरे के ठीक सामने हैं। देखिए, कार्सनर परिवार जैसी कहानियाँ सुनते ही समय मुझे पीटर ड्रैगर का सफलता का प्रमुख सिद्धांत याद आ जाता है। यह सिद्धांत है, स्पष्ट चीज़ों को देखो। देखिए, यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि जो लोग उत्सुक और आजीवन पाठक होते हैं वे जीवन में आगे निकल जाते हैं और दूसरी ओर
लोग पाठक नहीं हैं। देखिए आंकड़े तो यही कहते हैं कि न्यूनतम पढ़ने वाले लोगों की न्यूनतम वेतन मिलता है या इससे भी बुरा हाल होता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लिटरेसी के आंकड़ों इस बात को साबित करते हैं। 75% बेरोजगार वयस्कों को पढ़ने लिखने में कठिनाई होती है। कम साक्षरता वाले 43% वयस्क गरीब होते हैं और उच्च साक्षरता वाले 5% की तुलना में 22% अमेरिकी वयस्क 4 करोड़ लोग 5वें ग्रेड या उससे निचले स्तर पर पढ़ते लिखते हैं। 70% कैदी न्यूनतम साक्षरता स्तरों पर होते हैं। ये आंकड़े काफ़ी निराशाजनक हैं। इनसे यह स्पष्ट बात की पुष्टि है कि सूचना युग में जो भी लोग नहीं पढ़ सकते या नहीं पढ़ते हैं वे गरीब बनेंगे, जबकि यह पाठक और अमीर बनेंगे। खुद की थोपी निरक्षरता। मैं अमेरिका के व्यापारिक निरक्षरता की समस्या के बारे में बहुत चिंतित हूँ। मेरी चिंता इतनी ज़्यादा है कि इस पुस्तक में बिक्री के लाभ पर हिस्सा निरक्षरता से जूझने के लिए दान देने वाला हूँ। लेकिन मैं खुद में थोपी गई निरक्षरता को बहुत ज़्यादा चिंतित हूँ। यानी लोग पढ़ तो सकते हैं लेकिन किस कारण से न पढ़ने का विकल्प चुन रहे हैं। जो लोग गॉसिप मैगजीन या साप्ताहिक टैबलाइट जैसी घटिया सामग्री पढ़कर अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। जैसे मार्क ट्वेन ने लिखा था कि जो व्यक्ति पढ़ नहीं सकता लेकिन पढ़ सकता नहीं है, उसकी दशा उस व्यक्ति से बेहतर नहीं है जो पढ़ ही नहीं सकता। सच कहूँ तो सोचता हूँ कि मार्क ट्वेन ने कुछ ज़्यादा ही दया दिखाई। मुझे लगता है कि जो व्यक्ति पढ़ तो सकता है लेकिन पढ़ता नहीं है, उसकी दशा अनपढ़ से भी ज़्यादा खराब है, क्योंकि वे एक विशेष योग्यता को नज़रअंदाज कर रहा है। खुद में निरक्षरता थोपने का विकल्प चुनना ही तो वैसा ही है जैसे आपको करोड़ों डॉलर जीतने वाले लॉटरी टिकट मिल जाए लेकिन आप उसे बैंक जाकर भुनाने से आलस करें। यदि आप मेरे जैसे और आप बैंक जाने का समय नहीं निकाल पाएंगे तो यही बात खुद से बेहतर बनाने मामले में सही है। आपके पढ़ने के लिए समय निकालना ही चाहिए। देखिए अमेरिका के इतिहास में कुछ समय पहले तक अधिकांश वयस्क निरक्षर थे। 1776 से 1900 तक अधिकांश अमेरिकी खेती पर या छोटे शहरों में रहते थे। जब खेती में ज़मीनी तैयार करने और फसल काटने का समय आता तो दमदार शिक्षा से बहुत ज़्यादा उपयोगी और मूल्यवान साबित होती थी। लेकिन जैसे ही पुरानी कहावत है, जहाँ चाहा वहाँ रहा। कुछ संकल्पवान प्रवर्तकों जैसे अब्राहम लिंकन और फ्रेडरिक डगलस जैसी चतुर दासों ने बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में बावजूद पढ़ना लिखना पढ़ने में से सिर्फ उनका जीवन बदल गया बल्कि पूरे इतिहास की दशा ही बदल गई। पुस्तक और राष्ट्रपति बनना। इब्राहिम लिंकन केंटुकी के देहाती अंचल में एक कमरे में एक कैबिन में पैदा हुए थे। उन्होंने 1 वर्ष से भी कम औपचारिक शिक्षा नसीब हुई थी। उनकी मां पढ़ नहीं सकती थी लेकिन उन्होंने कभी लिखना नहीं सीखा। उनके पिता भी केवल अपना नाम ही भर लिख पाते थे। लेकिन पुस्तक के प्रति लिंकन और स्वाभाविक रुझान था। 7 वर्ष की उम्र में सप्ताह में 2 दिन स्कूल जाकर अक्षरमाला सीखते थे। वे हाथ में समतल करके उन पर अक्षर लिखने का अभ्यास करते थे। पेंसिल के रूप में वे लकड़ी जैसे जले हुए हिस्से को इस्तेमाल करते थे। रात को वे अपनी माँ को बाइबल पढ़कर सुनाते थे और एसोफ की कहानियाँ बार बार पढ़ते थे। उन्होंने कहानियाँ इतनी बार पढ़ी कि बहुत सी तो उन्होंने कंठस्थ हो ही गई थी। किशोरावस्था में 50 वर्ष मील के दायरे में रहने पर वे हर पड़ोसी की पुस्तक उधार मांगकर पढ़ डाली, जिनमें बेंजामिन फ्रैंकलिन की आत्मकथा, वाशिंगटन की जीवन शैली और फिलिस ग्रेम्स प्रोग्रेस शामिल थे।
लिंकन ने जब तक पुस्तकें पढ़ने का मौका मिला तब उन्होंने तुरंत फ़ायदा उठाया। जब दूसरे बच्चों पहाड़ियों में तहलटी में खेलने का वक्त ज़्यादा करते थे तो तब किशोर इब्राहिम हाथ में किताब लेकर पेड़ के नीचे बैठ जाते थे लटकने चरने के काम से। बीच में वे जब छुट्टी होती थी तो लंच करते समय वे पढ़ते थे, बाकी लोग झपकियाँ लेते थे। जब लिंकन 9 साल के थे तो तभी उनके प्रिय माँ का निधन हो गया। लिंकन और उनकी बहन का बाइबल से माँ का प्रिय अंश पढ़कर खुद की संभावना दी। जब उसने पिता को दोबारा विवाह किया तब नई दुल्हन सारा बुश लिंकन अपने साथ कुछ फर्नीचर और 3 पुस्तकें लेकर नए घर में आई। वे पुस्तकें थी वेस्टर्न सेपलर और एंड बैचलर ऑफ रॉबिन्सन्स क्रूसो और द एरेबियन नाइट्स। किशोर लिंकन के इस बार पढ़ा और इसे बदौलत लिंकन ने वर्तनीय इतनी अच्छी हो गई कि पड़ोसी उन्हें पैसे देकर पत्र और आसान वसीयत लिखवाने लगे। मुश्किल परिस्थितियों का कॉलेज। जब 21 वर्ष लिंकन अपना बचपन का घोंसला छोड़कर बाहर निकले तो अंततः न्यू सेलम इलिनॉय बस गए थे। 100 बस्तियों की यह छोटा सा गांव पश्चिम सरहद के किनारे स्थित था। न्यू सेलिम के कॉलेज की शिक्षा प्राप्त 6 लोग रहते थे जो विद्वान डॉक्टर भी थे। ये लोग बड़ी उदारता से लिंकन की पुस्तकें पढ़ने के लिए देते थे। अगले सप्ताह 7 वर्षों में लिंकन को 2 नौकरियां की और उन्होंने बिना व्यवधान में लंबे समय तक पढ़ने का मौका मिल जाता था। पहले 2 उन्होंने एक जनरल स्टोर में क्लर्क का काम किया और बाद में वे पोस्ट मास्टर बन गए। गांव छोटा था इसलिए ग्राम कम ही आते थे और वह खाली समय का फ़ायदा उठाकर लिंकन पढ़ लेते थे। इस समय खुद पढ़कर उन्होंने दर्शन, विज्ञान, धर्म, साहित्य, कानून और राजनीतिक आदि विषयों पर बहुत ही पुस्तकें पढ़ डाली। उन्होंने पढ़ लिख कर आला दर्जों की शिक्षा हासिल की। नतीजा यह हुआ कि 1837 से 28 वर्ष में इब्राहिम लिंकन को इलिनॉय राज्य के वकालत करने का प्रमाण पत्र मिल गया। हालांकि उन्होंने अपने ग्रेड की औपचारिक शिक्षा भी की थी। सभी लोग कहते हैं कि इब्राहिम लिंकन चतुर तो थे लेकिन प्रतिभाशाली नहीं थे। उन्होंने पढ़ने की गति तेज नहीं थी और न ही उन्होंने एक बार पढ़कर कुछ याद होता था। वे प्रतिभाशाली और बजाय सुव्यवस्थित कहना ज़्यादा सही रहेगा। वे प्राय लंबे अंशों को बार पढ़ते लिखते ताकि उन्हें कंठस्थ हो जाए और अच्छी तरह से वे समझ आ जाए। लिंकन ने सहज बोध और संकल्प से अपनी बुद्धि की कमी की भरपाई की और उन्होंने जीवन में जल्दी ही समझ लिया कि पढ़ना ही दुनिया की तरक्की का सर्वश्रेष्ठ साधन है। पढ़ने के लिए अद्भुत शक्ति के जरिए उन्होंने अपना कार्यकलाप कर लिया और इसी बदौलत इस गरीब और कम शिक्षित ग्रामीण युवक इतिहास का महानतम व्यक्तियों में से एक बन गए। दास्तां में शिक्षा। जिस वक्त छोटे से इब्राहिम लिंकन गांव में स्कूल में वर्णमाला सीख रहे थे, लगभग उसी दौरान फ्रेडरिक डगलस नामक एक 10 वर्षीय दास भी किसी दूसरे स्थान पर यही कर रहा था। इस दौरान दासों की शिक्षा का अधिकार नहीं था, लेकिन वह प्लांटेशन और मालिक का पत्नी अपनी छोटी बेटी की कहानियां सुनाती थी तो वे फ्रेडरिक डगलस बड़े गौर से सुनता था। जब मालिक को पता चला कि वह दास पढ़ने में रुचि ले रहा है तो वह आग बबूला हो गया। उसने अपनी पत्नी को सख्त लहजे में निर्देश दिया कि जब डगलस आसपास हो तो वह अपनी बेटी को पढ़ लिख कर कुछ न सुनाए। उसे डर था कि पढ़ने में डगलस के मन में कई स्वतंत्रता के विचारों का बीज न पनप जाए। यह कितना सही था। दासों के मालिकों पढ़ने के कार्यकलाप करने वाली शक्ति ही अच्छी तरह से समझते थे, इसलिए दासों को अनपढ़ रखना चाहते थे। उन्होंने श्वेतों के निरक्षरता रखना और शक्तिहीन बनाने के लिए सख्त से सख्त कदम उठाए। दक्षिण राज्यों में श्वेत संहिताएं पारित की जिसमें दासों को शिक्षा गैर कानूनी ठहराया गया और दक्षिणी कैरोलिना में जो भी श्वेत नागरिक श्वेतों को पढ़ना सिखाते हैं उन्हें 6 महीने का कारावास और $100 जुर्माने का प्रावधान था। जो दास पढ़ते हुए या पढ़ना सीखने की
कोशिश करते हुए पकड़े गए। उनके लिए राज्य के कानूनों को चमड़े से हंटर से 10 कोड़ों की सजा का प्रावधान था। बार बार इस अपराध करने वालों की सजा यह है कि ऐसे लोगों की तर्जनी की पहली गांठ काट दी जाए। डगलस अश्वेत संहिता के बारे में जानता था, लेकिन लिखे हुए शब्द को सख्ती समझने के कारण उसे अवज्ञा की। एक बार वह शासकता के द्वार थोड़ा सा खुला और डगलस ने उसे पूरी तरह खुलने के लिए मजबूर कर दिया। वे फेस के दीवारों को चौक के वरमाला का अभ्यास करने लगा। उसने अपने साथ खेलने वाले ओवरयेसर के बच्चों को पुस्तकें उधार ली और खाली समय में पढ़ने लिखने के प्रति समर्पित कर दिया। 17 वर्ष की उम्र से में उसे द कोलंबियन ओरेटल की एक प्रति मिली, जिसमें मशहूर वक्ताओं को स्वतंत्रता संबंधी भाषणों का संग्रह था। इस भाषणों को बार बार लिखकर डगलस ने लिखना सीखा। इस प्रक्रिया ने डगलस से लंबे समय प्रभावी अंश की कंठस्थ हो गए और बाद में उन्होंने दास प्रथा समाप्त करने वाली सभाओं को दोहराया। दास को स्वतंत्रता सेनानी तक 21 वर्ष की उम्र में डगलस नाविक ने वेस्ट न्यूयॉर्क भाग लिया। उन्होंने अपने दास प्रथा विरोधी चंदा अभियान के वक्त के रूप में बोलने के लिए अक्सर आमंत्रित किया जाता था, जहां वे उन्होंने साहित्य, दर्शन, धर्म, राजनीतिक शास्त्र के व्यापक अध्ययन अपनी शिक्षा की कमियों को पूरा जारी कर रखा था। लेकिन कानून की नज़र में डगलस अब भी एक मालिक का संपत्ति थे। उन्हें यह डर था कि कहीं उनका अपहरण करके वापस मालिक को न सौंप दिया जाए, इसलिए डगलस अपनी पत्नी के साथ इंग्लैंड भाग गए। उन्होंने 2 वर्ष तक इंग्लैंड में खूब भाषण दिए, जिससे होने वाली आमदनी को जमा करते रहे। अंत वह दास प्रथा के विरोधियों की मदद और अपनी बचत से उन्होंने इतना पैसा इकट्ठा कर लिया कि अमेरिका लौटकर वे अपनी स्वतंत्रता खरीद सके। डगलस दास प्रथा खत्म करने और महिला अधिकारियों की पैरवी करने वाले अग्रणी वक्ताओं में से एक बन गए। कई दशकों तक उन्होंने दासता विरोधी अखबार द नॉर्थ स्टार प्रकाशित किया, जिसका स्लोगन था कि अधिकार का कोई लिंग नहीं होता, सत्य का रंग कोई नहीं होता, ईश्वर हम सब का पिता है, हम सब भाई भाई हैं। इतिहास ऐसे गरीब स्त्री पुरुष और संघर्षपूर्ण कहानियों से भरा पड़ा है, जिन्होंने पढ़कर अपना कार्यकलाप किया और आगे चलकर वे विश्व के लोकप्रिय नेता बने। लिंकन और डगलस की कहानियाँ खास तौर पर प्रेरित है, क्योंकि पढ़ना सीखने के लिए उन्होंने बहुत संघर्ष करना पड़ा। लेकिन सौभाग्य से आधुनिक युग के अधिकांश लोगों को पढ़ना सीखने के लिए कोई खास बहादुरी भरी कोशिश नहीं करनी पड़ती है। हम तो बस अपनी खुशकिस्मती को अनदेखा करने की बजाय इसके फ़ायदे भर उठाना है। आइए कुछ अन्य मशहूर लोगों की संक्षिप्त नज़र डालें, जो अध्ययन की बदौलत अपनी पूर्ण क्षमताओं तक पहुँचे और इसकी बदौलत उन्होंने अपने जीवन का कार्यकलाप कर दिया। हैरी एस ट्रूमैन अमेरिका के 33वें राष्ट्रपति। कोई भी भविष्यवाणी नहीं कर सकता था कि हैरी ट्रूमैन हमारे इतिहास के सबसे महान राष्ट्रपतियों में से एक बनेंगे। वे कभी कॉलेज नहीं गए, उन्होंने काम धंधे से भी असफलता झेलनी पड़ी। पहले तो किसान के रूप में और बाद में वे कपड़ों में एक स्टोर के आंशिक सहभागी के रूप में थे। जब वे अपने पहले राष्ट्रपति पद के लिए चुना गया तो वे उस वक्त उनकी उम्र 50 से अधिक थी, लेकिन ट्रूमैन ज्ञान की झरना में थे। उन्होंने वर्षों के अध्ययन से चलते हुए जीवन मूल्य चट्टान जितने ठोस बन गए थे। 14 वर्ष की उम्र से ही पहले ही वे बाइबल को शुरू से आखिर तक कई बार पढ़ चुके थे। उन्होंने एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका का हर वॉल्यूम भी पढ़ रखा था। इसके अलावा उन्होंने चार्ल्स डिकेंस तथा विक्टर हुगो सहित अपने उपन्यासकारों में से उपन्यास पढ़े थे। यही नहीं, उन्होंने विलियम शेक्सपियर के लिए सभी नाटक और कविताएं भी पढ़ चुके थे। साहित्य के व्यापक अध्ययन और धर्म के गहरे ज्ञान की बदौलत ही उन्होंने इतने शक्ति मिली और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वे अमेरिका को समृद्धि के युग में पहुंचा पाए। वे यह बात जानते थे कि पढ़ना श्रेष्ठ नेता बनने की बुनियाद है। गहन अध्ययन की बदौलत ही वे ट्रूमैन कठोर निर्णय ले पाए, जिसमें से कई
हास्यास्पद और लोकप्रिय थे, जैसे जनप्रिय युद्ध नायक जनरल डगलस मैकआर्थर की अवहेलना के लिए निकालना। उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही है, हर पाठक लीडर नहीं होता, लेकिन हर लीडर को पाठक होना चाहिए। डब्ल्यू क्लीमेंट स्टोन व्यावसायिक। डब्ल्यू क्लीमेंट स्टोर के विश्व की सबसे बड़ी बीमा कंपनी में से एक की स्थापना की है। वे कहते हैं कि जीवन सन 1937 में हमेशा के लिए बदल गया और उन्होंने थिंक एंड ग्रे रिच की एक प्रति दी। स्टोन कहते हैं कि जब मैं थिंक एंड ग्रे रिच पढ़ी तो मुझे इनका दर्शन अपने दर्शन से इतना मिलता जुलता लगा कि मैंने दूसरों को प्रेरित स्वयं सहायता पुस्तक भेंट करके उनकी मदद करने लगा। स्टोन इस पुस्तक को श्रेय देते हुए कि इनके मास्टरमाइंड सिद्धांत दौलत बनने और समस्या सुलझाने के लिए एक, दो या अधिक व्यक्तियों की व्यक्तिगत योग्यताओं का समस्या की शक्ति सिखाकर इतने उनसे व्यावसायिक का कार्यकलाप कर दिया। स्टोन कहते हैं कि मैंने जैसा सोचा कि मैं अमीर बन गया। मास्टरमाइंड सिद्धांत ने मुझे इसका एहसास दिलाया और मैं जो काम कर रहा था उसमें ज़्यादातर लोग के लिए मुझे दूसरों की नौकरी पर रख सकता हूं, ताकि मेरे पास अन्य बेहतर कामों के लिए ज़्यादा समय बचे। स्टोन का जीवन इस बात का प्रमाण है कि पुस्तक इतिहास के सर्वश्रेष्ठ चिंतकों का सर्वश्रेष्ठ माध्यम रही है, इनके जिसके जरिए उन्होंने अपने अवलोकन संसार के सामने रखे। जैसे न्यूज़ वीक पत्रिका में बहुत सम्मानित कॉलमिस्ट जॉर्ज विल कहते हैं कि मैं मानता हूं कि कुछ पुस्तकें भी विचारों की बुनियादी वाहक हैं। पीटर ड्रैगर मैनेजमेंट विशेषज्ञ। 90 वर्षों की उम्र में स्वर्गीय पीटर ड्रैगर 25 वर्ष की उम्र में अब पहले अधिकांश युवाओं से ज़्यादा सक्रिय थे। सोनी, जीएम और जीई जैसी फॉर्चून 500 कंपनियों के प्रेसिडेंट्स की पार्षदा देते थे और पूरे संसार की यात्रा करते थे। वे हमेशा किसी न किसी नई पुस्तक पर काम करते रहते थे, जैसे वे अधिकांश बेस्टन सेलर्स होती थी। वे अपने इसमें बावजूद उन्हें हर दिन अलग अलग विषयों की 3 से 5 घंटे के पढ़ने का समय मिल जाता था। यह एक ऐसी आदत थी कि उन्होंने अपनी युवा अवस्था में ही डाल ली थी। पीटर ड्रैगर ने कहा है कि हर कुछ साल बाद मैं कोई न कोई अन्य प्रमुख विषय उठाता हूँ, लेकिन 3 वर्षों तक उस पर हर दिन पढ़ता हूँ और यह विशेषज्ञ बनने के लिए तो प्राप्त नहीं होता है, लेकिन इससे मुझे एक क्षेत्र की बुनियादी जानकारी मिल जाती है। मैं यह काम 60 वर्षों तक कर रहा हूँ। आसान जोड़ गुना करके पर आपको पता चल जाएगा कि इस आदत की बदौलत 60 वर्षों में ड्रैगर ने 20 क्षेत्रों का ज्ञान हासिल किया, जिसमें अर्थशास्त्र से अंग्रेजी साहित्य और प्राचीन चीनी इतिहास तक हर विषय शामिल थे। ड्रैगर ज्ञान कर्मचारी भी मिसाल है। नई अर्थव्यवस्था से सबसे मूल्यवान संसाधन बौद्धिक पूंजी का वर्णन करने के लिए उन्होंने अपनी स्वयं की शब्दावली इजाद की थी। ड्रैगर कहते हैं कि ज्ञान और आपका अनुभव ही आपकी नई दौलत है। वे अपनी कंपनी की नहीं बल्कि आपकी दौलत है। यदि आप कंपनी छोड़ते हैं तो पर यह दौलत अपने साथ ही ले जाते हैं। ड्रैगर ने सिखाया है कि हमारी नई ज्ञान अर्थव्यवस्था में अगर आपने यही नहीं सीखा कि सीखा कैसे जाता है तो मुश्किल समय का सामना करना होगा। सीखा कैसे जाए या आंशिक रूप से उत्सुकता है, लेकिन यह अनुशासन भी है। ड्रैगर ने इस बात की जीती जागती मिसाल है। अध्ययन के अनुशासन में सूचना युग में बहुत सम्मान और पुरस्कार मिलेंगे। मैथ्यू मैककॉनाहे अभिनेता। मैथ्यू मैककॉनाहे हॉलीवुड के युवा अभिनेता हैं जिन्होंने ज्ञान ग्रिशम के बेस्ट सेलिंग उपन्यास एम टाइम टू किल के प्रमुख भूमिका निभाई थी। उनका जीवन एक पुस्तक में बदल दिया। उनकी दास्ताना मुझे खास तौर पर इसलिए प्रिय है क्योंकि उन्होंने वही पुस्तक थी जिन्होंने मेरा जीवन बदला था, द ग्रेटेस्ट सेलमैन इन द वर्ल्ड। मैककॉनाहे कहते हैं कि मैं कानूनी के अध्ययन के लिए
टेक्सास यूनिवर्सिटी चला तो गया था, लेकिन इसके चयन में पूरी तरह खुश नहीं था। जब मैं इसे द ग्रेटेस्ट सेलमैन इन द वर्ल्ड के पहले 2 अध्याय पढ़े तो इनसे मुझे समझ आ गया कि मैं फिल्म स्कूल जाना चाहता हूँ। मैंने अगले ही दिन अपना विषय बदल दिया। कॉलेज में पढ़ते समय मैककोनाहे के कम बजट वाली वह एक फिल्म डेजर्स एंड कन्फ्यूजन में लिखा गया है कि मैककोनाहे उस फिल्म में इतना अच्छा अभिनय किया कि निर्देशकों ने उनके पात्र के लिए और उन्हें ज़्यादा लंबे दृश्य लिखवाकर उनकी भूमिका लंबी करवा दी। परिणाम यह हुआ कि उन्होंने प्रदर्शन उल्लेखनीय रहा, जिन्होंने हॉलीवुड का ध्यान आकर्षित कर लिया। लॉस एंजेलिस आने के बाद चंद महीनों के भीतर उन्हें बड़े बजट वाली फिल्म प्रमुख भूमिका मिलने लगी, जिसमें से ए टाइम टू किल और स्टीफन स्पीलबर्ग की एंटीस्टेम शामिल है। निश्चय रूप से मैथ्यू मैककोनाहे की योग्यता और अच्छी कल सूरत थी, लेकिन यह तो बात कॉलेज जाने वाले उन हजारों विद्यार्थियों के बारे में भी कही जाती है जो अभिनेता बनने के ख्वाब तो देखते हैं, लेकिन फ़र्क यह है कि वे मैककोनाहे के इस पुस्तक के बारे में कुछ लिखा है कि यह पुस्तक पढ़ने के मात्र उनके ज्ञान से स्तर से बहुत वृद्धि हुई। जैसे ऊपर बताए जाए गए हैं कि अन्य लोगों के साथ कुछ हुआ था, लेकिन यह पुस्तक एक अकेली पुस्तक पढ़ने से उनका खुद के बारे में ज्ञान बढ़ गया। द ग्रेटेस्ट सेलमैन इन द वर्ल्ड पढ़ने में मैथ्यू मैककोनाहे अपने सच्चे जोश और जागरूकता मिली और इनसे उन्होंने यह समझने में मदद मिली कि अमीर बनने का मतलब सिर्फ अपने बैंक बैलेंस को ही नहीं बल्कि ईश्वर प्रदत्त योग्यताओं को बढ़ाना भी है। आपको कभी पता नहीं होता कि कौन सी पुस्तक आपके जीवन को बदल देगी। मैथ्यू मैककोनाहे की तरह भी मैं भी खुश किस्मत हूँ कि मेरी योग्यताओं और मेरे बैंक बैलेंस दोनों ही कई वर्षों से बढ़ रहे हैं। मैककोनाहे की इस तरह इस पुस्तक को प्रेरित कर थी जिसने मुझे ये अपने जीवन में परिवर्तन करने के लिए प्रेरित किया। यही पढ़ने का जादू है। इसे अद्भुत अंतर्ज्ञान के जरिए अपने जीवन का तुरंत कार्यकलाप करने की शक्ति है, साथ ही अपने संग्रहित ज्ञान को जरिए क्रमिक कार्यकलाप करने की शक्ति भी है। अध्ययन से दोनों की संदर्भों में आपका संसार व्यापक ही हो जाएगा और आप कैसे मायनों में विकास करेंगे जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। पढ़ने में इतनी शक्ति होती है कि एक पुस्तक या एक वाक्य से भी आपका जीवन बदल सकता है, जैसे द ग्रेटेस्ट सेलमैन इन द वर्ल्ड ने मैथ्यू मैककोनाहे और मेरे साथ किया था। मुझे नहीं लगता है कि यह पुस्तक को उठाते वक्त उन्होंने यह सोचा होगा कि इसके 2 अध्याय पढ़कर वे अगले ही दिनों में अपने कैरियरों की दशा बदल देंगे। मैं जानता हूँ कि उस पुस्तक को उठाते वक्त मैंने कतई नहीं सोचा था कि एक बार फिर कहता हूँ, लिखित शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं। इसमें कई ठहरने और अपने जीवन को सही दिशा चुनने को प्रेरित करने का असीम शक्ति होती है। पढ़ने से आपका जीवन एक क्रोध 1 सेकंड में बदल सकता है। यह काम किसी दूसरे माध्यम से नहीं हो सकता और अपने आप को कभी नहीं पता होता कि कौन सी पुस्तक आपके जीवन में किस समय आपके संसार को हिलाकर रख देगी और आपको ऐसे मायनों में प्रगति करने के लिए प्रेरित करेगी जिसे अपने जीवन में कभी संभव ही नहीं माना हो। अद्भुत। अध्याय 3 छोटा सा निवेश। हर दिन 15 मिनट पढ़कर आपका अपना जीवन बदल दे सकते हैं। हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़कर आगे बढ़ने की कोशिश करें, भले ही आप सिर्फ एक वाक्य पढ़ें। यदि आप हर एक दिन 15 मिनट का समय निकालते हैं तो हर साल भर आपको फर्क महसूस होने लगेगा। पैटक सजक व्हील ऑफ
फॉर्च्यून के होस्ट थे, जो संसार का सर्वाधिक लोकप्रिय टीवी कार्यक्रम में से एक है। यह गेम शो 51 बाज़ारों में प्रकाशित होता है और सप्ताह में 10 करोड़ लोगों तक पहुंचता है। सजग लगभग 20 वर्षों से व्हील ऑफ फॉर्च्यून के होस्ट हैं, इसलिए वे कहना सुरक्षित है कि वे खेल के विशेषज्ञ हैं। जब एक साक्षात्कार लेने के सजग से शो में भारी रकम जीतने की कुंजी पूछी तो उन्होंने कहा, मैंने आज तक किसी को यह बात नहीं बताई कि जिन लोगों के पास बहुत पैसा होता है वो बोर्ड से ज़्यादा अक्षर नहीं होते। वे पहली ही नहीं जानते कि बीच में बहुत से खाली स्थान होते हैं। वे उस व्हील को घुमाते रहते हैं और एक स्वर खरीदने की बजाय अनाप शनाप व्यंजन मांगते रहते हैं। मैंने स्वर ने खरीदने के बजाय ज़्यादातर लोगों को हारते देखा है। पढ़ना आपका स्तर है। मैंने वह शो इतनी बार देखा है कि मैं पैट सजग का मतलब अच्छी तरह समझता हूँ। कई बार तो बोर्ड पर बहुत कम अक्षर होते हैं, जो बहुत से खाली स्थान रहते हैं। तभी प्रतियोगी एक स्वर खरीद लेता है और वन्ना वाइट काम करने लगता है। फिलिप्स 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 जल्दी ही एक दो शब्द बनते रहते हैं। कुछ समय में प्रतियोगिता इतने सारे अक्षर भर लेता है कि उसके बाद तो हमारे परिवार का कुत्ता भी उस पहेली को सुलझा सकता है। पहेली को सुलझाने की कुंजी का वह छोटा सा निवेश है जो प्रतियोगी के स्वर खरीदने में किया है। मैं सोचता हूँ कि जीवन में भी यही सब होता है। लोग अपने जीवन की ओर देखते हैं और उन्हें एक बड़ी पहेली नज़र आती है जिनमें बहुत खाली स्थान होते हैं। अब अधिकांश लोग क्या करते हैं, वे पहला व्हील ऑफ फॉर्च्यून घुमाने लगते हैं और अनाप शनाप व्यंजन मांगते रहते हैं और जो आजमाओ नहीं आजमाओ, चलो हम इस व्यंजन खरीद लेते हैं। सुनिए ए दोस्त, अब आ गया कि आप अनाप शनाप व्यंजन मांगना छोड़ दें। यह तो एक स्वर खरीदकर अपने में थोड़ा आगे बढ़ने का समय है और जीवन में खेल में तो एक ही स्वर है, अध्ययन। संक्षेप में पढ़ना ही आपका छोटा सा निवेश है जो जीवन की पहेली की गुत्थियों को सुलझाने में मदद करेगा। देखिए, अब मैं छोटे से निवेश की बात करता हूँ तो मैं किसी बड़े इनकम की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे लॉटरी जीतने या अरबों डॉलर विरासत में मिलना। मैं आसमान में इन धनुष के हाथ पकड़ने की बात भी नहीं कर रहा हूँ। जब मैं थोड़ा सा निवेश कहता हूँ तो मैं एक छोटी रणनीति के बारे में बात कर रहा हूँ। इसका मतलब आप जीवन में खेल के बराबर बड़े लाभ पा सकते हैं। आइए कुछ आंकड़ों बताकर मैं इस बात को साबित करता हूँ। पहला आंकड़ा, 1/3 अमेरिकी गरीबी में जीते हैं। दूसरा आंकड़ा, 37% अमेरिकी हाई स्कूल के बाद एक भी पुस्तक नहीं पढ़ते हैं। अब जरा पल भर के लिए इन दोनों आंकड़ों के बारे में सोचें। अमेरिकी के आज जितनी संपत्ति है उतनी विश्व इतिहास में कभी कहीं नहीं रही है, लेकिन इसके बावजूद 3 में से 1 व्यक्ति गरीबी में जी रहा है। एक भी राष्ट्रीय कलंक है। यही नहीं, इनमें से 1/3 लोग इसका इतिहास प्रौद्योगिकी सबसे शक्तिशाली चमत्कार अध्ययन का फ़ायदा उठाने से इनकार कर देते हैं। देखिए, 1/3 लोग गरीबी में जीते हैं और 1/3 नहीं पढ़ते। संयोग मुझे तो यही लगता है। नेशनल सेंटर फॉर फैमिली लिटरेसी के अनुसार 4 करोड़ वयस्कों में से सरल फार्मूला भरने की योग्यता भी नहीं होती है और 5 करोड़ लोग भविष्य में हाई टेक नौकरी के लिए तैयार नहीं हैं। 29 करोड़ अमेरिकियों की आबादी में 9 करोड़ वयस्क ऐसे हैं जो अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए पढ़ने का इस्तेमाल नहीं कर सकते या करना नहीं चाहते। इसका मतलब है कि जीवन में ऐसे 1/3 जनसंख्या स्वर खरीदने की बजाय अनाप शनाप व्यंजन मांगे जा रही है। पढ़ने के बजाय वे खेल में हारने के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। मित्रों, पढ़ना एक छोटा सा परिवर्तन या सुधार है, लेकिन इससे आपको बहुत बड़ा लाभ हासिल होता है। बड़ी शर्मनाक बात है कि लोगों से शख्स इतनी समझदारी के और अनुशासन नहीं है कि वे हर दिन 15 मिनट या इससे ज़्यादा पढ़कर अमीर बन सकें। जानकारी ले हार्वे
ने स्विम विद द शार्क्स विदाउट गेटिंग इटन अलाइव नामक बेस्ट सेलिंग पुस्तक लिखी, जिसे पढ़ने की शक्ति के बारे में वे कहते हैं, हमारा जीवन दो तरीके से बदलता है, जिन लोगों से हम मिलते हैं, जो पुस्तकें हम पढ़ते हैं। यदि आप नए लोगों में से मिल रहे हैं तो नई पुस्तकें भी नहीं पढ़ रहे हैं, इसका मतलब साफ साफ है आप जरा भी नहीं बदल रहे हैं, और अगर आप बदल नहीं रहे हैं तो यह प्रगति भी नहीं कर रहे हैं। यह इतनी सीधी सी बात है। देखिए, अगर मुझे एहसास है कि हर खुश और अमीर व्यक्ति पाठक नहीं होता और हर पाठक खुश और अमीर नहीं होता, यह सामान्य समझ की बात है, लेकिन मेरा कहना है कि मुझे खुद को थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाएं ताकि आप आज अगर गुजरे हुए कल में थोड़े बेहतर हो जाएं। दरअसल मैं यह कहना चाहता हूं कि आप एक स्वर खरीद लें ताकि जीवन के खेल के में आपके जीवन का अवसर मिल जाए। मैं पढ़कर जीवन में सभी क्षेत्रों में समृद्धि बनने के बारे में बात कर रहा हूँ। इसकी सूचना युग में घर में पुस्तकें होना या उन्हें न पढ़ना तो वैसे ही है जैसे कृषि युग में आपके हाथ में बीज हो लेकिन आप उन्हें बो नहीं रहे हैं। डेनिस वेटली के शब्दों में भविष्य उन्हीं लोगों का है जो यह सीखते हैं कि सीखने में उन्हें ज़रूरत है ताकि वे हर वह कर सके जो वे करना चाहते हैं। आज के युग में ज्ञानकर्मी श्रमिकों में से बहुत ज़्यादा शक्ति रखते हैं, इसलिए इनका ज्ञान पाने के लिए तैयार होना चाहिए और इसे अभी इसी वक्त प्राप्त करें। पढ़ने के कुछ लाभ और उन्हें हम नज़रअंदाज कर देते हैं। समय पहले मैं पढ़ने में छोटे से निवेश के बारे में एक प्रकाशक से बात कर रहा था। बातों ही बातों मैंने उसे सीधे सीधे पूछ लिया, पढ़ने में ऐसा क्या है जिसे बदौलत यह जानकारी के अन्य माध्यमों से अलग है। पल भर सोचने के बाद उन्होंने एक सरल लेकिन गहरा जवाब दिया, जिससे यह तत्काल स्पष्ट हो गया कि पढ़ना जानकारी हासिल करने से सबसे सशक्त माध्यम क्यों है। उन्होंने धीरे से कहा, पढ़ते वक्त आप स्कैन कर सकते हैं। मैंने सोचा यही बात है, इसलिए टीवी शो या फिल्म या बातचीत या मानव द्वारा किया जाने वाला कोई भी आविष्कार पढ़ने की स्थान नहीं ले पाएगा। जब आप पढ़ते हैं तो आप स्कैन कर सकते हैं। जब आप कम समय में किसी विशेष जानकारी की तलाश करते हैं तो यह अद्भुत लाभ है, आप स्कैन करते हैं। कभी ऑडियो या वीडियो टैप को स्कैन करने की कोशिश की है, यह सचमुच कष्टकारी होता है। जब भी आप फास्ट फॉरवर्ड का बटन दबाता हूँ तो मेरा मनचाहा हिस्सा हमेशा पीछे छूट जाता है, लेकिन पुस्तक पढ़ते समय स्कैन करना बहुत आसान होता है। कंप्यूटर स्क्रीन्स में को स्कैन करना पुस्तकों से ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि इसे आपको माउस का उपयोग करना पड़ता है, लेकिन प्रोग्राम्स इस समस्या पर ध्यान दे रहे हैं और ई बुक को लगातार बेहतर बना रहे हैं। पढ़ते समय नोट्स लें। पढ़ने का एक और लाभ यह है कि यह आपकी पुस्तक के प्रमुख अंकों को हाईलाइट कर सकते हैं, वह मार्जिन और नोट्स लिख सकते हैं। इब्राहिम लिंकन के कानूनी साझेदारी बिली हार्डन ने कहा है कि लिंकन पंक्तियों की अंडरलाइन करते थे और पुस्तकों का मार्जिन में नोट्स लिखते थे। जब उन्हें किसी पुस्तक या दस्तावेज के हिस्से याद करने होते हैं तो पूरे पन्नों का अंडरलाइन करना देते हैं और दोबारा लिखते हैं। इस विधि को थोड़ा समय जरूर लगता है, लेकिन परिणामों को बहुत कम लोग इसी उपयोगिता के बारे में बहस कर सकते हैं। इलिनॉय के वकील के रूप में लिंकन ने इलिनॉय सुप्रीम कोर्ट के दर्जनों मुद्दे लड़े। न्यायाधीश विरोध वकील हमेशा तत्काल मुकदमे के बारे में पूर्ण ज्ञान में चमत्कृत हो जाते थे। यह इस बात को भी हैरान होते थे कि बाइबल या ग्रीक पुराणों में पढ़ी कहानियों का इस्तेमाल करने के बाद आप कितनी सुंदरता से रेखांकित करते हैं। शोध और लागत। क्या यदि आपको याद है कि आपने आखिरी बार किसी विषय में कब शोध किया था? शायद आपको कई कार खरीदने के बारे में सोच रहे थे, इसलिए आपको उसके संबंध में जानकारी चाहिए थी, या शायद आप लंबे समय की छुट्टी मनाने की योजना बना रहे थे। देखिए, कुछ साल पहले
तक तो इस तरह की जानकारी हासिल करने के लिए आप संभवतः आप अपने करीबी पुस्तकालय या बुक स्टोर में जाते थे, और मैं आप अधिकांश शोध इसी तरह करता था। लेकिन कुछ साल पहले किसी ने मुझे इंटरनेट का इस्तेमाल करना सिखा दिया। वह अचानक सूचना युग अब मेरी उंगलियों में आ गया। आज इंटरनेट हमारे शोध की बुनियादी जरिया बन चुका है। उदाहरण के लिए, अगर आप मुझे नई मर्सिडीज की कीमत मालूम करनी होती है तो बैकग्राउंड में सर्च बॉक्स में मर्सिडीज शब्द टाइप कर देता हूं और पलक झपकते ही लाखों वेबसाइट सामने आ जाती हैं, जिनकी मदद से मैं अपना मनचाहा चयन कर सकता हूं। डीलर्स भी, फाइनेंसिंग करने वाले बैंक भी, सेकंड हैंड भी, नीलामी भी। इंटरनेट का फ़ायदा यह है और मुझे अपना शोध करने के लिए पुस्तकालय नहीं जाना पड़ता, बल्कि पुस्तकालय मेरे घर पर ही आ जाता है। सबसे अद्भुत बात यह है कि इंटरनेट तो अभी अपने शैशव काल में ही है। एक विशेषज्ञ ने भविष्यवाणी की थी कि सन 2010 तक 1 अरब से अधिक लोग इंटरनेट से जुड़ जाएंगे। मुझे तो यह सूचना युग का प्रताप लगता है। कुछ वर्ष पहले वर्ल्ड वाइड वेब का उपयोग सेना के कुछ अब्राहम लोगों ने तक ही सीमित था। आम नागरिक किसी कीमत पर वेब का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, लेकिन आज कंप्यूटर रखने वाला लगभग हर व्यक्ति बहुत कम खर्च में इंटरनेट पर तुरंत पहुंच जाता है, और यह खर्च लगातार घटता जा रहा है जबकि बैंडविड्थ लगातार बढ़ती जा रही है। एक समय ऐसा था जब निरक्षर या अज्ञानी होने के लिए अमेरिकी के लोगों को माफ़ किया जा सकता था, लेकिन अब वे दिन लग चुके थे। आज अगर कोई व्यक्ति जानकारी या ज्ञान हासिल करना चाहता है तो वह जिसे जरा सी मेहनत में ही पा सकता है। लोग घर बैठे इंटरनेट का खर्च नहीं उठा सकते। वे अमेरिकी के हजारों सार्वजनिक पुस्तकालयों में इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल मुफ्त में। बिक्री बढ़ रही है, लेकिन पढ़ना कम हो रहा है। एक बात तो निर्विवाद है कि पुस्तक व्यवसाय एक बड़ा व्यवसाय है। हर वर्ष 60,000 नई पुस्तकें प्रकाशित होती हैं। पुस्तकों की बिक्री पिछले एक दशक में हर वर्ष 5-6% दर से बढ़ रही है। यह अच्छी खबर है। बुरी खबर यह है कि अमेरिका में बिकने वाली 50% पुस्तकें कभी नहीं पढ़ी जाती। आश्चर्यजनक है ना? लोग पढ़ने या प्रगति करने के इरादे से पुस्तकें खरीदते तो हैं, लेकिन आधे लोग इसे इरादे पूरे नहीं कर पाते और उन्हें पढ़ नहीं पाते हैं। यह तो हेल्थ क्लब की सदस्यता के पैसे जमा करने या वहाँ भी कभी न जाने जैसा है। ओह, जब हम इस कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो इसका फ़ायदा नहीं होता। हमें फ़ायदा तब होता है जब हम उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं। वैसे तो लोग सच कह रहे हैं। सच्चाई यह है कि संसार का हर साक्षर व्यक्ति पढ़ने का छोटा सा निवेश कर सकता है, बेशर्त वह थोड़ी सी पहल करे। पुस्तकों और तैयारी जानकारी तुरंत उपलब्ध होना ही काफ़ी नहीं है। अमीर बनने के लिए आपकी जानकारी को पढ़ने और उसे जीवन में उतारने की भी ज़रूरत होती है। दक्षिण प्रशांत महासागर के कर्मकांड पुस्तकें पढ़ने या खरीदने की बात से मुझे उन कर्मकांडों की याद आ जाती है जो आज दक्षिण प्रशांत महासागर कई दूरस्थल टापुओं में लोकप्रिय है। इनमें से कुछ टापुओं के मौखिक संस्कृति वाले लोग रहते हैं, जहाँ जिनके बाहरी संसार में सीमित संपर्क होता है। द्वितीय विश्व युद्ध तक तो औद्योगिक देशों ने इसे ज़्यादा टापुओं को भी कभी गए थे। आज भी वहाँ के निवासी बाहरी संसार से अलग थल रहते हैं। कभी कभार सिर्फ नौसेना व आपातकालीन रेड क्रॉस कार्यकालय वहाँ के दौरे पर जाते हैं। सालों कि इन दुर्बल यात्राओं के दौरान टापू पर रहने वाले लोग एक जादुई करामात देखते हैं। जब बाहरी लोग सफ़ेद कागज़ पर कुछ प्रतीक लिखकर मुझे बाहरी लोगों को थमाते हैं तो इसका मतलब होता है कि टापू वालों को जल्द ही ईश्वर की ओर से अद्भुत वरदान मिलेंगे। विशाल पक्षी आसमान से खाने पीने का सामान और रसद गिराए विशाल नावें जूते, कपड़ों, कंबलों और तंबुओं को बक्से में पहुंचाएगी। वे अशिक्षित टापुओं वाले गलती से यह मान बैठते हैं कि व्यावसायिक कागज़ प्रस्ताव खरीदने के आदेश, इनवॉइस आदि के कारण ही उन्हें इन चीज़ें मिलती हैं। इन नतीजे तक पहुँचे
कि कागज उनकी खुशकिस्मती के कारण थे और सामनों का आना परिणाम था। मूल निवासियों ने सोचा कि अगर ये बाहरी लोगों की तरह कर्मकांड करें तो उन्हें यह भी परिणाम मिलेंगे। यह सोचकर विस्तृत कर्मकांड बना लिया। वे कागज पर कैसे भी लकीरें खींचकर टापू के दूसरे लोगों को थमा देते। इसके बाद वे मुगलाते और रहते और कर्मकांड की वजह सामने जादू के से प्रकट हो जाएगा। साक्षर संस्कृतियों में रहने वाले लोग दक्षिण प्रशांत महासागर के द्वीपवासियों को नासमझी तक पर मुस्कुरा सकते थे, लेकिन अमेरिका के लोग भी ऐसा ही करते हैं। जब वे पुस्तकें खरीदते हैं तो लेकिन उन्हें कभी पढ़ते नहीं। पुस्तकें खरीद भर लोगों का जीवन जादू में सिमट नहीं हो जाता। जिस तरह कागज पर निरर्थक लकीरें खींचने से जादू से आसमान का सामान नहीं गिरता। तथ्य यह है कि पुस्तकें खरीदने भर सिर्फ आप गरीब बनते हैं, अमीर तो पुस्तकें पढ़ने से बनते हैं। मेरे पास पढ़ने का समय नहीं है। देखिए, मुझे एहसास है कि जब लोग पुस्तक खरीदते हैं तो उन्हें इरादे नेक होते हैं। जब वे कैरियर को पैसे देते हैं तो सचमुच उन्हें पढ़ना चाहते हैं। लेकिन आइए हकीकत का सामना करें जो आज पहले से बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। अप्रत्याशित काम सामने आ जाते हैं। जीवन की व्यवस्थाएं हावी हो जाती हैं। इसमें पहले तो उन्हें कुछ समझ नहीं आता, सोचने का समय ही नहीं हो पाता। वे बुरी तरह थक जाते हैं। उनके पास पढ़ने का भी समय नहीं होता है। जरा इस बात पर गौर कीजिए, यदि सरकार पर इस कानून बना दिया जाए कि हर अमेरिकी को $10 देगी तो जो 1 वर्ष तक बिना नागा हर दिन 15 मिनट तक पढ़ेगा, जो क्या होगा? क्या आपको लगता है कि ज़्यादातर लोग अचानक पढ़ने का समय निकाल लेंगे? जाहिर है वे ऐसा ही करेंगे। इनाम पाने की खातिर वे अपने प्राथमिकताओं को दोबारा व्यवस्थित करेंगे और नियमित रूप से पढ़ने लगेंगे, है ना? ध्यान दें, मैंने कहा था कि वे ज़्यादा समय नहीं निकाल लेंगे, न ही पहले के मुकाबले समय बना लेंगे। हम सभी को एक दिन में 24 घंटे मिलते हैं, न ज़्यादा कम और न ही ज़्यादा। वास्तव में ज़्यादा समय बना ही सकते हैं, लेकिन अगर लोगों को पढ़ने के लिए नकद पैसे मिलेंगे तो वे अपनी दिनचर्या दोबारा व्यवस्थित कर लेंगे और पढ़ने का समय निकाल लेंगे। इस बात की शर्त लगा सकते हैं प्रतिदिन 15 मिनट, यानी 1 साल में 12 पुस्तकें। ठीक, दिवास्वप्न खत्म हुआ। सरकार पहले के लिए आपको पैसा देकर अमीर नहीं बनाएगी, लेकिन आप हर दिन 15 मिनट तक निश्चित रूप से ज़्यादा अमीर बन सकते हैं। सच तो यह है कि हर दिन 15 मिनट पढ़ने से ही आप 1 महीने में 1 पुस्तक पूरी कर सकते हैं, यानी 1 वर्ष में 12 पुस्तकें। यदि आपको यकीन नहीं हो रहा तो यह विवरण देखिए। आमतौर पर हाई स्कूल पास करने वाले आम आदमी 1 मिनट में 250 शब्द पढ़ता है, लेकिन हम सभी समय समय पर किसी वाक्य को दोबारा पढ़ने के लिए ठहरते हैं या किसी नए विचार के बारे में सोचने के लिए रुकते हैं। इसलिए यह कहना ज़्यादा उचित रहेगा कि ज़्यादा वयस्कों की पढ़ने की गति आमतौर पर 250 शब्द प्रति मिनट होती है। इस पेज में लगभग 400 शब्द हैं। इसका अर्थ है कि आप एक आदमी पाठक 2 दिन में यह पेज आसानी से पढ़ सकता है। इस गति में 15 मिनट में लगभग 7 ऐसे पेज पढ़ सकते हैं। इस पुस्तक में लगभग 187 पेज हैं, जिसमें प्रस्तावना और निष्कर्ष भी शामिल हैं। आप जरा हिसाब लगाइए कि 15 मिनट में पढ़ना, इसका मतलब है कि प्रतिदिन 7 पेज पढ़ना। यह पुस्तक लगभग 20 दिनों तक में पूरी हो सकती है। ज़्यादा लंबी पुस्तकें पढ़ने के आपको 1 महीने से ज़्यादा का समय भी लग सकता है। यदि आपको एक दिन में 15 मिनट पढ़ते हैं तो सामान्यतः 1 महीने में 1 पुस्तक आसानी से पढ़ी जा सकती है। साल के अंत में आप कम से कम 12 पुस्तकें पढ़ने लगेंगे। ठीक, 10 साल में अंत की संख्या में 1200 हो जाएंगी। जरा सोचें, हर दिन सिर्फ 15 मिनट का समय देकर आप अपनी 120 पुस्तकें पढ़ सकते हैं, जिसमें आपको जीवन के सभी क्षेत्रों में समृद्ध बनने की मदद मिल सकती है। यदि आपको अपने पढ़ने में दैनिक समय को 2 गुना यानी आधा घंटा कर दें तो 1 वर्ष में आप 25 पुस्तकें पढ़ सकते हैं, यानी 10 वर्षों में 250 पुस्तकें। बर्तन धोने में जितना समय लगता है उतने कम समय आपका लाभ और कहाँ मिल सकता है। इसलिए मुझे उन लोगों के प्रति जरा भी सहानुभूति महसूस नहीं होती जो कहते हैं कि उनके पास पढ़ने या अमीर बनने का समय नहीं है। यह बकवास है। उनके पास पर्याप्त समय है। वे तो बस पढ़ने का समय उपयोग किसी दूसरे काम में कर रहे हैं जिसमें पढ़ने से ज़्यादा महत्व देते हैं। जैसे मैंने कहा, छोटा सा लाभ विशाल लाभ बन सकता है, बेशर्त आप समय का निवेश करें और खुद
हर एक दिन पढ़ने के लिए अनुशासित करने के बहाने सोचना आपकी स्थिति कैसी है? क्या आप इस बारे में बहाने बना रहे हैं और तर्क दे रहे हैं आपको अपनी योग्यता के मुकाबले कम आमदनी क्यों हो रही है? जैसे कि द ग्रेटेस्ट सेलमैन इन द वर्ल्ड पढ़ने से पहले जब खुद किया करता था तो क्या आप बहुत ज़्यादा थक जाते थे, बहुत ज़्यादा व्यस्त थे और बहुत ज़्यादा तनावग्रस्त थे? देखिए, न ही पढ़ने के बहाने खोजने के बजाय आप पढ़ने के बहाने क्यों नहीं खोजते? आप खुद से क्यों नहीं कहते कि आप जीवन के सभी क्षेत्रों में ज़्यादा अमीर बनने के हकदार हैं? आप खुद से क्यों नहीं कह सकते कि वर्तमान जैसा दूसरा समय नहीं है? खुद से कहें कि एक दिन में 15 मिनट तक पूरे दिन का सिर्फ 1% हिस्सा है। यह भी कहे कि यह 1% हिस्सा इससे मिलने सबसे विशाल पुस्तक की तुलना में छोटा और बहुत बड़ा निवेश है। खुद से कहें कि आप जीवन में भारी पुस्तकें पढ़ पाने के लिए छोटा सा निवेश करने जा रहे हैं। खुद से एक पुस्तक खोलने को कहें जिसे आपने कुछ समय पहले खरीदा था लेकिन अब तक शुरू नहीं कर पाए, और फिर खुद से 15 मिनट तक पढ़ने को कहें। पढ़ने के बाद आप पुस्तकें बंद कर खुद से कहें आप पढ़ने के माध्यम से कितना ज़्यादा अमीर बन रहे हैं, और वो खुद से अब भी कहें और आप जीवन में सिर्फ खेल में सिर्फ इसलिए नहीं हारेंगे क्योंकि आपने रुककर एक स्वर नहीं खरीदा। खुद से कहें आपको सबसे ज़्यादा चतुर हैं क्योंकि आप वाकई हैं। अगर आपकी मेरी ऑडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।